आज हम पड़ताल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आयुर्वेदिक दवाई कितनी कारगर है कोरोना के इलाज में, और क्या एलोपैथी के साथ हम आयुर्वेदिक दवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अंजलि शर्मा मेरे साथ जुड़ रही हैं, डॉक्टर अंशुमान कुमार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमान, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, कोरोना पर हो रही जो गैर जिम्मेदारा बयानबाजी है, इसको लेकर डॉक्टर्स क्या सोचते हैं? एलोपैथी को लेकर जो कुछ कहा गया उसके बाद डॉक्टर्स में किस तरह का रिएक्शन है सर? क्लियर कर देते हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयान जो रामदेव ने किया है, जिसको आप लोग बाबा रामदेव बुलाते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे बाबा नहीं बोलना चाहता हूँ। बाबा पिताजी के पिताजी को या तो बोलते हैं या बहुत जिनके लिए इज्जत होती है मन में उनको बोलते हैं। तो रामदेव ने जो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की है वो उससे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब करने जाता है तो कुछ ना कुछ इस तरह के टिप्पणबाजी निकालता है। एलोपैथ देखिए, अगर भारत की जनसंख्या देखिएगा तो आज भी 90% लोगों को अगर कोई तकलीफ होती है तो एलोपैथ डॉक्टर के पास जाता है। तो 5% में बहुत सारी इस तरह की बिजनेसबाजी चल रही है, उसके लिए हम लोग ज्यादा नहीं सोचेंगे। दूसरा कि ये एंटाइटल ही नहीं है जिसके बारे में एलोपैथ का डॉक्टर बैठ के उसके लिए डिबेट करे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा पास करके BAMS मतलब आयुर्वेद का डॉक्टर अगर बनना है या MBBS में ज्वाइन करना होता है, तब हमारे बराबरी के दर्जे का कोई होगा, तब उसके लिए कोई बात कर सकते हैं। जहां तक दूसरा कंफ्यूजन है कि आयुर्वेद वर्सेस बाबा रामदेव, तो रामदेव इसका प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकता आयुर्वेद का, क्योंकि अब BAMS नहीं है क्वालिफाइड डॉक्टर की। जहां हम साइंटिफिक टेम्पर, हमारा संविधान भी कहता है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, हमारे देश में आयुर्वेद के क्वालिफाइड डॉक्टर लाखों की संख्या में है। वो आके आयुर्वेद के बारे में बताएं। उनकी बात सुनने को हर एलोपैथ का डॉक्टर तैयार हुआ कि हम MBBS लिंक में जाते हैं, वो लोग 12th के बाद BAMS में जाते हैं। लेकिन किसी भी पोंगल पंडित की बात कोई भी डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं उसको डिबेट के लायक भी नहीं मानता हूं। उसके ऊपर मैं चर्चा भी करूं। ठीक है सर, ये बात डिबेट की ना हो, आप इस पे खास करने में। डॉक्टर अंशुमान, असल में जिस बयानबाजी की, जिस तरह की स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये वैज्ञानिक पद्धति की, असल में वैज्ञानिक चिकित्सा की छवि बिगाड़ने जैसा भी है? डैमेज कंट्रोल भी हो, डैमेज किया जा रहा है, डेंट मारा जा रहा है। जी घनश्याम जी, देखिए, पहले मैंने कहा कि हमारा संविधान भी आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, भारत के नागरिक को साइंटिफिक टेम्पर रखना चाहिए। और ये मेडिकल साइंस एवर इवॉल्विंग साइंस है। मेडिकल साइंस जब भी मैं कहता हूं तो मेरा मतलब है कि हिंदुस्तान में प्रैक्टिस की हुई चिकित्सा से सारी विधाएं जितनी मिली हैं, जिसमें एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, जो भी प्रैक्टिस में है, मेडिकल साइंस एवर इवॉल्विंग साइंस है, जो हर समय ये चाहता है कि कैसे किसी बीमार को ठीक कर दें और स्वस्थ को स्वस्थ रखें। स्वस्थ स्वस्थ रक्षणम, यही हमारी विधाओं का है। और जैसे मैं एलोपैथ का डॉक्टर हूं, लेकिन हिपोक्रेट जो मॉडर्न मेडिसिन का फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन माना, मैं उसका वंशज अपने को ना मान के मुझे गर्व होता है कहने में कि भारत के धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत जो पहले रहे वेद आयुर्वेद के चिकित्सक, मैं उनका वंशज हूं। तो हम तो हर समय चाहते हैं बीमारी का इलाज करना जितनी विधाओं को मिला है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से। उसमें बहुत बड़ा टेंट मारा जा रहा है कि विश्वासी उठा दीजिए। और दूसरा क्या है कि फॉलोअर बनाना है। पहले इसने फॉलोअर बनाया रामदेव ने, फॉलोअर बनाने के बाद इसने अपना सामान बेचना चालू किया। आपको याद होगा 25 साल पहले घनश्याम जी, नाखून रगड़ने से बाल काले हो जाएंगे ऐसे बनाया। तो लोगों को लगा कि इसमें कौन सी ऐसी बात है भाई, इस तरह से इमोशनल पहले किया। करने के बाद धीरे धीरे अपना व्यापार का सामान बेचना चालू किया। अफसोस ये लगता है कि देश में जो क्वालिफाइड एलोपैथ आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि सच्चा आयुर्वेद ये है, जो नुस्खे बताए जा रहे हैं, नीली पीली बोतलें बेची जा रही, वो आयुर्वेद नहीं है। तो इससे बहुत बड़ा साइंटिफिक टेम्पर टेंट पड़ता है। होता क्या है, जैसे इसकी दवा मैं बताता हूँ, कोरोना जब भी की तो लोगों ने कोरोनी खाई और सोचा कि इसने कहा था कि कोरोनी खाने से कोरोना नहीं होगा। बेचारों को कोरोना हुआ, HPO डाउन हो गया, घर पे उनका इंतकाल हो गया। ये सोचिए कितना बड़ा भ्रमित करने वाला है। एक मास मर्डर की प्रक्रिया चल रही है, साइंटिफिक टेंट तो कर ही रहा है, मास मर्डर भी चल रहा है, लेकिन लोग चुप बैठे हैं। अब इसमें क्या किया जाएगी? ये तो बहुत बड़ा टेंट है देश के ऊपर। जी बिल्कुल।
ठीक है, डॉक्टर अंजलि भी हमारे साथ है। डॉक्टर अंजलि, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ये कहना है कि असल में गौमूत्र लीजिए, उसका अर्क लीजिए, आपके फेफड़ों को नुकसान नहीं होगा और कोरोना में कम से कम ये आपके लिए फायदेमंद होगा। आज के इस संकट के दौर में जब कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, इस तरह की बयानबाजी कितनी प्रासंगिक है, कितनी रेलेवेंट दिखाई देती है मैम? ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी यही चीज बताई कि कोरोना जो हमारे यहाँ से ही अभी हम सब पूरी साइंटिफिक टीम, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, कोई भी सिस्टम हो, हम सबके लिए ये नहीं है। अब कौन सी एक है ब्लड टेस्ट है, हमको इनको भी फॉलो करना है। ठीक है, तो हर तरीके से हर पद्धति का यहाँ पे निर्वहन करना चाहिए, लेकिन क्वालिफाइड डॉक्टर्स की देखरेख में, उनकी गाइडेंस में। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। डॉक्टर अंशुमान, असल में ब्रेक से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, इन तमाम तरह की चर्चाओं के बीच में आयुष मंत्रालय का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, उसकी तरफ से दी जाने वाली गाइडलाइन, उसकी तरफ से बताई जाने वाली नसीहतें कितनी महत्वपूर्ण है सर? बहुत अच्छा सवाल किया घनश्याम जी। देखिए, अब लोगों को लगता होगा कि अगर सब कुछ गलत हो रहा है तो मंत्रालय, एजेंसी किस लिए बनाई जाती है। सरकार लोग जो समझते हैं ना, कोई प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या मुख्यमंत्री सरकार नहीं होता है। सरकार के पीछे पूरा एजेंसी काम कर रही होती है, सिस्टम काम कर रहा होता है। मंत्रालय होती है, मिनिस्ट्री होती है, ICMR है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। इन सब का काम क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोटोकॉल, कि कोई भी चीज स्वास्थ्य से संबंधित हो। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट भारत का जो बना हुआ है 1940 का, उसमें लिखा गया है कि कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ का इस्तेमाल एक्सटर्नल, इंटरनल यूज के लिए अगर इस्तेमाल किया जाता है किसी बीमारी को रोकने में, क्योर करने में या पैलिएट करने में, मतलब उसके लक्षण को कम करने में, तो वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर कवर हो रहा है। और ये अगर इस तरह से चल रहा है तो ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक भी है। आयुष मंत्रालय हो गया, ICMR हो गया और स्वास्थ्य मंत्रालय, इन सबके ढीलापन के कारण ही हालत ये है। चाहे तो एलोपैथिक पे भी जो सवाल उठे कि किन किन चीजों का बेवजह बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल हुआ, उसके साइड इफेक्ट हुए, या इस तरह गौमूत्र की जो बात आपने पूछी, इन सब पे अगर मंत्रालय, अगर एजेंसी स्ट्रांग हो तो इस तरह की बयानबाजी नहीं होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इन एजेंसी ने कुछ किया नहीं। ब्रिटिश टाइम की बात है, जब स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां फैलती, पॉक्स जिसको चेचक कहते हैं, तो ब्रिटिश एम्पायर ने सोचा कि ये लोग माता जी कह के बुलाते हैं इस बीमारी को और मानते हैं किसी दैविक कारण के कारण ये बीमारी हो रही है, तो इनको इसी में गुमराह रहने दो। इनको अगर अवगत करा दोगे, जागरूक कर दोगे, तो ये इलाज मांगेंगे। तो आज भी यही हो रहा है कि अगर आपको जागरूक करा दिया गया, एजेंसी टाइटली काम करने लगी, तो आपको ऑक्सीजन, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुहैया करानी पड़ेगी, PHC पे भी पैरासिटामोल की गोली मुहैया करानी पड़ेगी। तो ये ना कराना पड़े, इसलिए बाबाओं को, साध्वी को, योगी को भेज दिया गया। और आपको दूसरी बात बता दूं, ये कितना डैमेज कर रहा है आयुर्वेद का और योग का, सनातन का। महर्षि पतंजलि हजारों साल पहले उनसे पूछा गया था योग क्या है, उन्होंने कहा था योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। अब रामदेव दिल्ली में, आपको याद होगा, प्रोटेस्ट करने से भागा था सलवार सूट पहन के, तो इसकी चित्त की वृत्तियां नहीं रुकी है। तो योगी तो हुआ नहीं, तो योग भी नहीं है। ये योग प्रचारक, योगासन प्रचारक हो सकता है। अदरवाइज पतंजलि ने कहा था अष्टांग योग, 8 अंग है योग के, तो भी गलत है। इन सब पे बाबा काउंसिल ऑफ इंडिया बन गया, जैसे हम लोग का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, आयुर्वेद का काउंसिल है, सबका काउंसिल होता है, बाबा काउंसिल ऑफ इंडिया बन जाए। इनको कंट्रोल करे कोई बाबा, और वो भी रेगुलेट करे कि कैसे काम करेगा बाबा। अदरवाइज आए दिन बाबा आता है, जेल में जाता है, फिर बेचारे गुमराह होते हैं। पब्लिक, इसमें कितनी पब्लिक जाने गंवा देती है, और ये बैठ के कुछ बाबा बोल के चले जाते हैं। ये बंद करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अंजलि, असल में आयुर्वेद की कोरोना दवाई कितनी प्रभावशाली है, इसको किस कसौटी पे परखा जा रहा है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है मैम? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रभावशाली इस वक्त इनको फॉलो करना है। तो जब हम गूगल कर ही रहे हैं तो हमको गूगल इन सब को नहीं करना है, जो बाबा लोग बोल रहे हैं उसको नहीं करना है। हमें गूगल करना है जो साइंटिफिक थिंग्स है, जैसे आयुष है, IMA है, ICMR है, WHO है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अंशुमान, क्या एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक, क्या दोनों का इलाज एक साथ किया जा सकता है? क्या इस तरह की संभावना हो सकती है कि हम दोनों ट्रीटमेंट एक साथ ले लें? बिल्कुल घनश्याम जी, मैंने शुरुआत में ही कहा था, एलोपैथ आयुर्वेद का सामंजस्य बिल्कुल संभव है। क्यों? उसमें होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथ, इन सबको आप सुन ली चलिए, हमारे कल्चर में है।
नेचुरोपैथ आयुर्वेद हमारे कल्चर का हिस्सा है। कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं? एलोपैथ कैसे काम करता है? एक्यूट कंडीशन में एलोपैथ लाजवाब काम करता है। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, एलोपैथ की दवाई दीजिए, इंस्टेंट आपको रिजल्ट दिखता है, इन्वेस्टिगेशन में आप चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट आ गया। लेकिन अब इस हार्ट अटैक आए मरीज को अगर आप नेचुरोपैथी आयुर्वेद का उसके जीवन में समावेश करा दें, उसकी जीवन शैली सुधारें, लंबे समय तक 3-4 महीने में देखिएगा कितना मेजर चेंज आता है उसकी लाइफ में। कोलेस्ट्रॉल, लिपिड सब कम होगा। ये चीज अगर वाकई चाहते हैं हिंदुस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना, तो मैं कह रहा हूं एटलीस्ट 5 पद्धतियों को मिला दें, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा और नेचुरोपैथ। इन 5 को मिला दें और मिला के इलाज शुरू कीजिए। वाकई वो स्वास्थ्य व्यवस्था और हेल्थ सेंटर जहां ये 5 व्यवस्था साफ काम कर रही होंगी, लाजवाब रिजल्ट आएगा। जो आज आप रिजल्ट दे रहे हैं उसका परसेंटेज आउटपुट हर चीज का बढ़ जाएगा, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एटलीस्ट जीवन शैली संबंधित बीमारियों में तो लाजवाब काम करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सामंजस्य से आने वाले भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें की जा सकती हैं। डॉक्टर अंशुमान और डॉक्टर अंजलि, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, आप दोनों ने समय निकाला हमारे शो में शामिल हुए चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मौका असल में उन बयानों पे जाने का नहीं है जो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं या फिर आपको आपके रास्ते से डाइवर्ट कर रहे हैं। आप यकीन करिए उन चीजों पे जो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही हैं, वो हिदायतें, वो नसीहतें, उनका पालन करिए और बहुत ख्याल रखिए अपना। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।